हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 7 का। अध्याय 7 में हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि हमने पहले पाठ में अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की जो विविधताएं हैं उन विविधताओं पर नजर डाली और हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहाँ के लोगों के जो काम धंधे हैं उस पर कैसा असर पड़ता है, वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की जो फसलें हैं, दूसरी चीजें किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि गांव में जो लोग हैं किन किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। उनके जीवन की जो परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, वे किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और इस आजीविका यदि वहां नहीं मिल रहे तो फिर क्या वो वहीं पे रहते हैं या कहीं और भी माइग्रेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ऊपर दिए गए तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए या खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए, और जो काम खेती से जुड़े नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है तो उनमें से कुछ चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। जैसे इस चित्र के माध्यम से एक आसान भाषा में या फिर कहें कि चित्र के माध्यम से वो दिखाकर समझाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के हम क्रियाकलाप को देख करके हम देख सकते हैं कि हाँ इसमें से इस चित्र में से कौन कौन से कार्य हमें गांव में देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से नगर में देखने को मिलेंगे, या कौन से इसमें से गांव में नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फल तोड़ा, या फिर ये ठेला लगाना, या फिर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मछली निकाल रहे हैं, मत्स्य पालन, ये सारी क्रियाएं या कृषि की क्रियाएं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है इसमें। आगे हम यहाँ से देखते हैं, जैसे एक गांव का वर्णन किया गया है, एक गांव का नाम दे करके उसको इसमें दिखाया गया है कि ये कलपट्टू गांव के बारे में यहाँ पे व्याख्या दी गई है। इसमें दिखा रहा है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो समुद्र के तट के पास एक गांव है, ये तमिलनाडु के गांव के बारे में बताया गया है। और उसी की हम विशेषताएं देखेंगे कि यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। जैसे कि दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि, ये सारी चीजें बनाना। कृषि कार्य तो प्रमुख ही होता है गाँवों का देखा जाए तो। और कलपट्टू में देखिए कुछ लोग नर्स भी हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ धोबी भी हैं। धोबी साथ साथ बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, ये सारी चीजें। और यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखाई देती है। जो यहाँ के गांव की जो मुख्य गली है वो बाजार की तरह दिखाई देती है, और उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, 2 दुकानें बीज और खाद की भी हैं, 4 दुकानें इसमें चाय की मिलेंगी, जहाँ टिफिन भी मिलता है। और यहाँ पे जो टिफिन का मतलब है क्या है, टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की की चीजें यहाँ पे मिलती है। जैसे कि सुबह में इडली, डोसा व उपमा मिलता है, शाम के नाश्ते में बड़ा बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की जो दुकान है, चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, और उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है, और वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, तो कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का भी काम करते हैं, इस तरह के लोग। इसके बाद गांव में छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है गांव जो है कलपट्टू गांव, और जो सिंचित जमीन है इसमें मुख्यतः धान की कृषि की जाती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बागान है। केरल जो कि कहेंगे बिल्कुल गर्म प्रदेश है या तापमान बहुत अधिक रहता है, तो वहाँ पे हमें नारियल के ये सारे पौधे मिल जाएंगे देखने को। उसके अलावा यहाँ पे कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जुले कलपट्टू खेतों में काम करते हैं, देखेंगे उनके आजीविका के बारे में क्या सीख हमें मिलती है। तो देखिए इस चित्र दिया हुआ है, तो इसमें देख पा रहे हैं, इसको देख करके अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये धान की रोपाई कर रहे हैं, और वहाँ पे इस प्रकार से रोपाई की जाती है। तो इसे अनुमान लग पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हाँ और किस किस प्रकार के लोग कार्य इसमें करते हैं। कृषि कर रहे हैं, कृषि के अलावा कुछ धोबी, तो कोई नाई, कोई लुहार, ये सारे कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है तुलसी, और ये एक है व्यक्ति का नाम। इसमें दे रहा है कि हम सब यहाँ
रामलिंग की जमीन पे काम करते हैं और उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। तुलसी एक महिला का नाम है, वो बता रही है कि मैं शादी के पहले मायके में भी धानों की खेती करती थी और यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंग की पत्नी का नाम है, ये दिया है करुथमा, काम की निगरानी करती है कि जो महिलाएं खेतों में काम कर रही है, धान की रुपाई कर रही है, सही से कर रहे हैं कि नहीं। आगे दिया है कि साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंग हमें निराई के लिए और बाद में फिर कटाई के लिए बुलाएगा। तो जब जब वो कार्य के लिए बुलाएगा तब तक क्या होगा, उसे उसको मजदूरी देगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में और देर तक पानी में पैर डूबे रहने से तकलीफ होती है। रामलिंग एक दिन का 40 रुपए मजदूरी देता है। तुलसी कह रही है, मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंग पे मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वो आसपास पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है, इसलिए मैं इसी के पास आ जाती हूँ काम करने, क्योंकि और भी कार्य पड़ते हैं तो वो मुझे बुलाता है। फिर बता रही है तुलसी कि मेरा पति है रमन भी एक मजदूर ही है और हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है और ये पत्थर और बालू के पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। तो ये जो कहानी बताई जा रही है इसमें तुलसी की, इसमें यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो लोग कैसे कार्य कर रहे हैं। अपने पति के बारे में बता रही है कि मेरा पति ये करता है, मैं ये सारे कार्य करती हूँ। तो ये दोनों ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्र के ही किस प्रकार के वहाँ पे कार्य होते हैं, उन कार्यों की विशेषता बता रहा है इसमें। और है आगे दिया कि गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से पानी ले आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ये सारी चीजें दी है, देखिए ये दी है कटाई, निराई, रोपाई व बीड़ा बनाना। तो ये महीने दिया हुआ कि और जो धान की कृषि की जाती है कैसे कैसे वो करती है। यहाँ दिया है बीड़ा बनाना है जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त तक रोपाई होती है, फिर सितंबर अक्टूबर में निराई, यानी वो कहते हैं उसको, जो निराई के द्वारा उसमें सब खरपतवार रहते हैं उनको निकाला जाता है। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में इस धान की कटाई की जाती है। मौसम महीना दिया हुआ है उसकी कृषि का। आगे जो तुलसी की कहानी है, तुलसी बताती है कि हमारे 2 बेटियां हैं, हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती हैं और पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंग से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें गाय बेचनी पड़ी थी, क्योंकि उधार के लिए और तो कोई साधन है नहीं। तो मजदूरी करते हैं और वही उनके पास एक आजीविका का साधन है। जैसा कि हमने अभी तुलसी की कहानी में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है, तो इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके अलावा हो जाते हैं और वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे सिर्फ गुजारा नहीं होता है। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है इन लोगों को, तो इसलिए वो सारे भी काम करते हैं। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर है, यानी क्षेत्रीय मजदूर का मतलब जो खेतों पे काम करते हैं मजदूर के रूप में। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है और कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में दूर दराज इलाकों में उन्हें जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में होता है ना, जैसे मौसम के अनुसार कोई कृषि वजह से धान की कृषि आई या कटाई के आया तो उनके गांव में नहीं मिल पा रहा है धान की कटाई के लिए, तो वो फिर दूर दराज के खेतों में भी चले जाते हैं धान की कटाई करने, या फिर कुछ समय वहीं ठहरते हैं अपना कटाई उटाई पिटाई उटाई कर और के उनके धान उन दे करके जो मजदूरी मिलता है फिर उसे लेकर आते हैं। तो इस प्रकार का पलायन कुछ विशेष मौसमों में हमें देखने को मिलता है। आगे शेखर की कहानी दे रहा है कि हमें यह धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है और हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है।
हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ कि तुम मेरी करवा दो। ऐसा एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है। या धान की रुपाई करवाने तुम मेरी करवा दो और मैं तुम्हारी करवा देता हूँ। इस तरह से लोग भी काम कर लेते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर ही उसे धान बेचना पड़ता है, क्योंकि उधारी पे हमें दे देता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा धान होता है उसके पास ही बेचता हूँ, और थोड़ा कम भी दाम देता है तो चलता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएं, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए एक अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा और इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा, बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन जो मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। यानी जो उगाता हूँ चाहे उतना उपज आती है, तो उसे क्या होता है, बेचने के बाद या उधार चुकाने के बाद क्या होता है कि मैं 8 ही महीने मेरा जो खर्च है चल पाता है उस धान से। इसलिए दिया है कि इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या करता है रामलिंग, रामलिंग चावल की मिल में काम करता है। चावल की मिल में काम करने जाता है और वहीं पे वहां पे वो पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे वो कार्य करता है। आगे दिया है कि कर्ज लेने पे क्या होता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जो था, शेखर ने बताया अपनी कहानी में कि किसानों की जरूरत खरीदने के लिए पैसा वो कर्ज लेता था अपने लिए। तो वही दिया है कि कर्ज लेने पे ये पैसा बीज और खाद कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी जो किस्म की नहीं मिल पाती, अच्छी किस्म की नहीं हो पाती है, तो फसल को कीड़ा लग जाता है और पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी जब बीज ही अच्छा नहीं रहेगा तो। फिर दे रहा है कि बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते हैं और कई बार क्या करते हैं, कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है जब अधिक से हर बार कर्ज ही लेते रहेंगे, तो कर्ज लेते लेते किसान कर्ज के बोझ में दब दब जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वो उसे चुका नहीं पाता है। और इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज में हमें पढ़ने को मिलता है कि किसानों ने इतने कर्जे उनके ऊपर बढ़ जाते हैं कि कर्ज की वजह से वो बहुत सारे आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी सारी समस्याएं यहाँ दिया है कि बोझ के से दब के आत्महत्या भी कर लेते हैं। आगे इसमें रामलिंग और करुत्थमा दिया है, आगे इनके देखते हैं क्या बात दिया गया है इनके बारे में। ये कहते हैं कि जमीन के अलावा रामलिंग जो है, रामलिंग के परिवार के पास एक चावल की मिल भी है और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए दुकान भी है। यानी बहुत रामलिंग देखा जाए इसमें तो एक जैसे समृद्ध है। चावल की मिल में उन्हें क्या है, चावल की मिल में उन्हें कुछ अपना पैसा लगाया, उन्होंने अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से वो लोग सरकारी बैंक से कर्ज ले रहे हैं। वे जो है कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। जो रामलिंग, वो मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। इसमें दिया है रामलिंग और करुत्थमा कहानी में। आगे दिया है कि भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। तो कुछ खेतीहर मजदूर हैं, कुछ किसान है। किसान का ये होता है कि उनके पास जो जमीन होती है उनकी खुद की होती है, खुद के नाम पे होती है पट्टा। और जो खेतीहर मजदूर होते हैं उनके खेतों पे जाकर के मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हम कलपट्टू गांव में इसमें देख रहे हैं, तो कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर है। तुलसी एक खेतीहर मजदूर थी, उसके पास जमीन नहीं था। शेखर की तरह के छोटे किसान हैं। और रामलिंग, रामलिंग जो है, रामलिंग जैसे बड़े किसान भी है। इसमें हमने रामलिंग की व्यवस्था देखी, इसकी अर्थव्यवस्था देखे, तो वो एक बड़ा किसान के रूप में उभर के आया है। तुलसी एक खेतीहर मजदूर है और शेखर जो है, शेखर की तरह देखे तो वो छोटा किसान के रूप में शेखर कार्य कर रहा था। इसमें आगे देखिए कि भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण जो परिवार हैं, परिवारों में लगभग 2 परिवार देखे तो खेतीहर मजदूर ही हैं। यानी 2 परिवार 5 ग्रामीण परिवार में से 2 के पास खेती नहीं होती, वो मजदूर के रूप में कार्य करते हैं उनके खेतों पे। और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पे निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, काफी बहुत कम हो पाता है, जिसे उस पर उगाते तो हैं बट
लेकिन उनके क्या होता है कि उनके खुद के खाने के लिए या फिर पूरे साल नहीं चल पाता है, कम ही महीनों में, कुछ महीनों में वो खत्म हो जाता है। जैसे शेखर है, शेखर जैसे छोटे किसान को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे पड़ते हैं, और भारत के 80% किसानों की यही हालत है कि जो 80% किसान है उनके पास खेतों का हिस्सा काफी छोटा है, और उनसे अन्न उपजा उतना ही अन्न उपज पाता है जिससे कि वो पूरे साल भी नहीं अपना कह सकते हैं कि जीवन चला पाते हैं। तो भारत में केवल 20% किसान है रामलिंग जैसे हैं, यानी बड़े किसानों की श्रेणी में कहें तो भारत में 80% जो किसान है, 80% किसान जो है मात्र छोटे हैं, कम ही टुकड़े की जमीन उनके पास, और मात्र 20% किसान ऐसे हैं जो कि कहें कि बड़े किसानों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, शामिल किए जाते हैं। और अधिकतर क्या करते हैं, दूसरों की जमीन पे खेती करते हैं, उनके उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान भी अपने खोल दिए हैं, कुछ सूद पे पैसा दे देते हैं, और छोटे छोटे फैक्ट्रियां भी चलाते हैं, चावल की मिलें खोल दिए हैं, तो इससे भी कुछ उनको पैसा मिलता रहता है जो बड़े किसान हैं। देखिए यहाँ दिए के ऊपर दिए के आंकड़ों को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? तो आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 80% किसान हैं, उनके पास बहुत छोटे किसान हैं, छोटे भूमि के टुकड़े हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि बहुत किसान को यदि देखा जाए तो वाक़ई मतलब भारत के जितने किसान हैं सब गरीब हैं, और 20% के बाद ही 20% जो है वही मात्र उनके पास अच्छा खासा बहुत एकड़ में ज़मीन है। जैसे दिए कि हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ-साथ लोग जंगल के उपज और पशुओं आदि पे भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल के उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। यानी खेती कर रहे हैं और जंगलों से जो भी संग्रहण कर रहे हैं वो सारे इनके आजीविका का साधन हो गया। जैसे कि महुआ होता है ना, तो महुआ बीनने के कार्य करते हैं, फिर तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने और शहद निकालने, इन्हें व्यापारियों को बेचने से कुछ उनको पैसे मिल जाती है। तो ये सारे उत्पाद हो गए वनों से। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेच देते हैं, पशुओं से जो निकालते हैं, इससे कुछ आजीविका कमाने का साधन उनको मिल जाता है। फिर यदि हम समुद्र तटीय इलाकों में देखें तो क्या होता है कि पूरे गांव जो है मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, समुद्र जो तटीय इलाके हैं वहां पे। और इसमें दिया है कि जो आइए और अरोड़ा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़ के मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। तो इसी में दिया है कि जो कलपट्टू है, कलपट्टू गांव के पास ही एक पुदुपेट नाम के गांव है, पुदुपेट नाम के गांव में रहता है ये लोग रहते हैं, अरोड़ा और परिवेलन, इनके बारे में कहानी बताया गया है कि कलपट्टू गांव के पास ही सत्ता है पुदुपेट, इसमें अरोड़ा और परिवेलन रहते हैं। उनकी कहानी के माध्यम से देखते हैं कि मछली पकड़ने का आजीविका उनका। देखिए ये दिया हुआ है कि नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के विशेष प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। जैसे समतल भागों में हमारे यहाँ कृषि की जाती है, मैदानी क्षेत्रों में अधिकांशतः इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सारे राज्य शामिल किए जाते हैं। लेकिन पहाड़ी नुमा क्षेत्र जो है, जो पहाड़ी जहाँ पे अधिक हम कहेंगे पूर्वोत्तर के जो राज्य है उसमें देखें तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो उसमें सीढ़ीनुमा खेत बनाकर किए जाते हैं। जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि इसको कैसे जैसे जैसे ढाल है इस तरह से सीढ़ीनुमा बनाए गए हैं ताकि इसमें कृषि किया जाए। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं कि नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यहाँ पे ये एक गांव है जिसका नाम जो है चिजामे है, नागालैंड में दिया है, और यह नागालैंड के फेक जिले में पड़ता है जो चिजामे गांव है। और इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो जो है चखेसंग समुदाय के हैं, वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि जो पहाड़ी के ढलाऊ जमीन है उसको छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। पुनः प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए उसमें, और ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। तो इस तरह से कर करके वो जहाँ पे ढाल बहुत अधिक है तो छोटे छोटे टुकड़े में बांट के उस पर सीढ़ियां बना करके उसको बांध देते हैं कि जल उसमें रुका रहे, और उस पर कृषि कार्य करते हैं, जिससे हम कहते हैं सीढ़ीनुमा कृषि। चिजामी गांव की बात करें तो इसके लोग आसपास के अपने खेत हैं, और लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ों के जो हिस्से उस पे घास पतवार सब साफ कर लेते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह
इकट्ठे बैठकर रात में खाना खाता है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक काम खत्म नहीं हो पाता है तो मिलकर के समूह में 8-10 समूह बना करके उसमें अपना वो कृषि का कार्य क्या होता है कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे उस गांव का दिया हुआ है, पुदुपेट गांव केरल का दिया है, इसमें अरोड़ा व परिवेलन की कहानी दिखाया गया है। तो देखिए दिया है कि जो पुदुपेट है ना, पुदुपेट है कलपट्टू से ज्यादा दूर तो नहीं है। यहाँ लोग जो है मछली पकड़ के अपनी आजीविका चलाते हैं और उनके घर समुदाय के पास होते हैं, समुदाय के समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटा मरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी सी नाव होती है, तो जाल लेके जाते हैं और उस नावों में जाते हैं, जिसे कैटामरैन कहते हैं। समुद्र के पास है ये लोग क्या करते हैं, इनकी पक्तियां दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे किनारे पहुंच जाते हैं और ये गहमा गहमे रहते हैं, यानी बहुत भीड़ रहता है सुबह 7 बजे तक देखें समुद्र किनारे, क्योंकि सभी मछुआरे यहाँ पे मछलियां पकड़ने के लिए आए रहते हैं। इस समय सारे जो कैटामैरन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं और मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। कहीं कि पुरुषों द्वारा मछलियां पकड़ी जाती हैं, पकड़ के लाई जाती हैं और महिलाओं द्वारा उसे बेची जाती हैं। इसमें दिया है कि मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठा कर रख दी और बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मिलेगा उसे क्या होगा, उसी पैसा को लेकर के वो मिलता है तो वह 4 भागों में बांटा जाता है। 3 हिस्से जो होते हैं उस पैसे का जो मिलता है मछली बेचने से जो पकड़ी जाते हैं, तो 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होती है। क्योंकि जो जाल है और कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल पाता है। यानी जितने लोग जाते हैं और एक नाव का अलग से हिस्सा ऐसे बनाते हैं, बंटवारा करते हैं, जो उससे पैसा मिलता है। तो हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ है और इससे ये लोग समुद्र में क्या करते हैं, समुद्र में दूर तक जा पाते हैं इंजन के थ्रू और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वे क्या करते हैं, टोकरे भर भर के पास के गांव में बेचने के लिए ले जाते हैं। अब वहां से वो नीलामी की तरह बेच दी जाती, मछलियां ज्यादा होती हैं। अब वो औरतें टोकरों में भर के गांव गांव ले जाती हैं बेचने। कुछ व्यापारी भी जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं कि फिर सुबह में जा सके कैटामैरन और जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए। फिर वो कह रही है कि कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे और हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं और इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उस व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि सुनामी जैसी जो भीषण आपदा होती है वो समुद्र में ही आती है। समुद्र के जो तटवर्ती भाग काफी अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो जैसे बता रहे हैं कि जब आता है सुनामी तो काफी मुश्किलें हो जाती है, ना मछली पकड़ने जा सकते, बहुत सारी चीजें तहस नहस हो जाती है, बहुत बर्बादी होती है उन लोगों का। और खाली ऐसे बैठे रहते हैं तो खाली बैठ के फिर यदि इनकम का साधन नहीं है तो गुजारा कैसे होगा, सारी जरूरतों की चीजें कैसे वो खरीदेंगे। तो बहुत इन लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए स्थानीय बाजार में मछलियां बेचती हुई मछुआरी ने या महिलाएं मछलियां बेचने का कार्य करते हैं। देखिए यहाँ दिया है आगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या है। बहुत सारे साधन हम देखें ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के, कोई कृषि तो कहीं मछुआ तो कहीं सीढ़ीदार कृषि की जा रही है पहाड़ी क्षेत्र में, तो कहीं जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ ग्रामीण क्षेत्र क्या करे, मछलियों का कार्य कर रहे हैं, मछली पकड़ने का। तो जो जो वहाँ पे साधन है, जिस प्रकार संसाधन उपलब्ध है उस प्रकार से लोग ग्रामीण लोग में आजीविका अपना चला रहे हैं। आगे देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। विभिन्न तरीकों से जैसे कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे कि खेत तैयार करना और रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। तो फसल अच्छे हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं और इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। यानी जीवन तो जो ऋतुएं हैं
मौसम है उस अनुसार हमें परिवर्तन देखने को मिलता है हमारे जो ग्रामीण जीवन है उसमें। तो वही दिया है किस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं, दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। यानी जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उस प्रकार की परिस्थिति में रह रहे हैं, तो वही परिस्थितियां उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो उनके परिस्थितियों में उनकी समस्याओं में हमें क्या है समानता देखने को मिल रहा है। और इसमें हमने सब कहानियों के माध्यम से देखा है, मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में व सागर तटवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कि ग्रामीण जो लोग हैं कैसे उनकी आजीविका के साधन है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आगे दिया है कि जो यहाँ के लोग हैं कैसे जिंदगी बसर करते हैं, कितना कमा पाते हैं। ये बात इस पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी उपजाऊ है, तो ज्यादा अनुपज होगा, लाभ होगा। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर है। ज्यादा किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसान जो है उन किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। सारी चीजें प्रभावित कर रही है उनके जीवन को। वो करने के लिए कई परिवारों को काम के खातिर उधार लेना भी पड़ता है, क्योंकि उनके पास तो ये सारे कृषि कार्य करके या मछली बेच करके इनसे पैसा आ रहा है। तो मौसम के अनुसार ये भी प्रभावित होता है, किसी मौसम में मजदूरी करेंगे, किसी में नहीं कर पाएंगे। तो फिर नहीं करते हैं तो उनके पास कोई इनकम का साधन नहीं रहता है, तो उधार लेना पड़ता है और उनके पास कोई काम भी नहीं रहता। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। यानी इसमें भी कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत समृद्ध लोग रहते हैं, जैसे जमींदार जिनके पास अधिक जमीनें हैं, या फिर किसी के पास उद्योग भी है, कुछ व्यापार का कार्य कर रहे हैं, अन्य काम धंधे करेंगे सारे। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। वही है कि यदि हस्तशिल्प वाले काम के लोग हैं तो पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाएगा। या मौसम के अनुसार भी बहुत सारे इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, लोग फिर खाली बैठे रहते हैं, तो समस्या होने लगती है उन लोगों को आर्थिक रूप से। तो यही सारे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के जो क्रियाकलाप है, आजीविका के साधन है जो हमने देखा है अभी इन कहानियों के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।